अस्सलाम वालेकुम क्लास। मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर हमारा थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने एटम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। और बेसिकली हम यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम को स्टडी करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास मोस्ट जनरल फॉर्म बनाता है एटम की, जिसके अंदर जस्ट एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। तो इसको स्टडी करेंगे, जो कि आपके पास बेसिक एटम जो है कहलाता है हाइड्रोजन। तो आज हम जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, और हाइड्रोजन के लिए हम पढ़ेंगे कि आपके पास कितने स्पेक्ट्रम्स आते हैं और उन स्पेक्ट्रम वो किस रीजन के अंदर लाई करते हैं। तो ये सारा आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द साइंस ऑफ स्टडीइंग हाउ लाइट इंटरेक्ट्स विद मैटर। अब आपके पास लाइट की जब भी मैटर के साथ इंटरेक्शन हो, तो आपको पता है कि बेसिकली मैटर आपके पास रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करता है और इमिट भी करता है। तो जिस ब्रांच के अंदर आप पढ़ते हैं कि कैसे आपके पास जो है वो इंटरेक्शन हो रही है मैटर की एनर्जी के साथ, रेडिएशंस के साथ, और आप फिर उन फर्दर क्या पढ़ते हैं कि आपके पास जो इमिट होने वाली या एब्जॉर्ब होने वाली रेडिएशंस हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या है, उनकी वेवलेंथ क्या है। तो इस स्टडी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये लिखा है, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द एब्जॉर्प्शन, इमिशन और स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और बेसिकली जो हम बोल रहे हैं कि हम एनालाइज करेंगे रेडिएशंस को, तो हम किस फॉर्म में करेंगे, वेवलेंथ्स और इंटेंसिटी वगैरह की फॉर्म में जो है वो रेडिएशंस को स्टडी करेंगे। तो आपके पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके अंदर आप क्योंकि एटम्स जो रेडिएशन इमिट करेंगे तो वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में होती है। तो आपके पास फिर स्पेक्ट्रा देखते हैं कि कौन कौन से स्पेक्ट्रा एग्जिस्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा पे आएँ तो आपके पास 3 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा होते हैं। पहला होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम, और जो तीसरा होता है उससे कहते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम डिस्प्लेज एन अनब्रोकन सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब आपके पास जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली वो क्या होता है कि जब आपके पास एटम से रेडिएशंस इमिट होंगी या एब्जॉर्ब होंगी, तो उनका जब स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो उनके अंदर आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज़ को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हों या फिर वेवलेंथ को, तो उनके अंदर यानी उनका जो आपके पास सीक्वेंस आएगा वो कैसा होगा, वो कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस का मतलब है अनब्रोकन, यानी वो जैसे लगातार एक चीज़ चल रही होती है इस तरह, उनके अंदर कोई पैचेस नहीं होंगे, या उनको हम डिफ्रेंशिएट, उन लाइंस को जो आपके पास स्पेक्ट्रम के अंदर आएंगे उनको जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये समझें कि लाइन होंगी नहीं आपके पास, बिल्कुल जो है वो लगातार एक स्ट्रक्चर आएगा। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों के अंदर इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं और इसके सोर्सेज कौन से हैं। सबसे पहले सोर्स में देखें तो आपके पास जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट से निकलता है, ऐसे ऑब्जेक्ट से मिलता है हमें कि जो ऑब्जेक्ट बहुत हार्ड हों, बहुत डेंस हों। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देंगे। तो इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके पास इनकैंडिसेंट बल्ब में से निकलने वाली जो रेडिएशंस होंगी सरफेस ऑफ स्टार से। तो यहाँ पे एग्जांपल के अंदर जो आप बेसिक एग्जांपल दे सकते हैं वो क्या है कि विजिबल लाइट जो निकलती है सन से, तो उससे जो रेडिएशन मिलती है उनका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बैंड स्पेक्ट्रम पे। तो बैंड स्पेक्ट्रम क्या है आपके पास, बैंड स्पेक्ट्रम consist of groups or bands of closely spaced spectral lines usually seen in molecular spectra। तो आपके पास बेसिकली बैंड नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि आपके पास बैंड एक किस्म के ग्रुप्स को कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो ग्रुप्स की फॉर्म में होंगी। तो उनको फिर ग्रुप्स की फॉर्म में होने की वजह से हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यही ज़्यादातर कहाँ से निकलता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं उनसे जो निकलने वाला, उनकी रेडिएशन से जो निकलने वाला स्पेक्ट्रम बनता है वो होता है बैंड स्पेक्ट्रम। तो इसलिए इनकी एग्जांपल में भी लिखा हुआ है प्रोड्यूस्ड बाय मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। और आपको पता है कि आपके पास रेडिएशंस कब इमिट होती हैं, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन हो रही होती है बिटवीन लेवल्स, यानी हायर से लोअर लेवल में जो है वो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको बोलेंगे बैंड स्पेक्ट्रम।
नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल पे आए तो आपके पास एग्जांपल जो है, क्योंकि अभी हमने बताया कि मालिक्यूल से निकलने वाला, तो यहाँ पे मालिक्यूल्स की कुछ एग्जांपल लिखी हैं। तो एग्जांपल क्या बनेगी, स्पेक्ट्रम ऑफ मालिक्यूलर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन O2 N2 एंड O2 इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर आपके पास जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका स्पेक्ट्रम देखा जाएगा, तो वो कौन से वाला होगा, बैंड स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, जिसको जो है वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो अ लाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस ईच रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इसके अंदर आपके पास बेसिकली क्या होगा, जो पिछले आपने कंटिन्यूस और बैंड स्पेक्ट्रम पढ़े, उनके अंदर लाइन इस तरह होती थी। कंटिन्यूस के अंदर तो बिल्कुल उनके दरमियान गैप होता ही नहीं था, तो आप उनको लाइन यही कहते थे कि बिल्कुल लगातार आपके पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उनके दरमियान कोई स्पेसिंग नहीं है, तो वो कंटिन्यूस होता था। और जो आपके पास बैंड होता था, तो उसमें लाइन जो है वो ग्रुप्स की फॉर्म में आती थी। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर आपके पास हर एक लाइन अलग अलग से जो है वो नज़र आएगी, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टिंक्ट लाइंस आएंगी, और हर एक लाइन जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ या फिर फ्रिक्वेंसी को जो है वो डिनोट कर रही होगी। तो इसके अब सोर्सेज क्या क्या हैं, इसके सोर्स है एटम्स और मॉलिक्यूल इमिटिंग और एब्जॉर्बिंग लाइट एट स्पेसिफिक एनर्जीज। तो आपके पास इसके अंदर जो है वो स्पेसिफिकली आप एटम्स कहेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स लाइक हाइड्रोजन गैस वेयर डिस्क्रीट लाइन का रेस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। तो आपके पास हाइड्रोजन एटम के अंदर जो स्पेक्ट्रम बनेगा, और बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को जो है वो डीपली करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल भी हाइड्रोजन एटम की दे दी है कि उसमें से जो ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो स्पेक्ट्रम निकलेगा वो होगा लाइन स्पेक्ट्रम। तो आज हम जो है वो स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, और वो भी किसके, हाइड्रोजन के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम है क्या। The atomic spectrum refers to the range of frequencies of light emitted or absorbed by an atom। तो आपके पास ये किसको रेफर करता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो आपके पास लाइट इमिट होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, तो उसके अंदर आपके पास कैसी रेंज आ रही है फ्रीक्वेंसी की या फिर वेवलेंथ की। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ को भी कह सकते हैं, दोनों का रिलेशन हम चेक करते हैं, तो इसको आप बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आगे चलते हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि आपके पास कोई भी एटॉमिक गैस है या फिर वो वेपर मतलब एटॉमिक गैस है, उसको क्या किया जाता है, लो प्रेशर के ऊपर उसमें से करंट पास किया जाए, तो आपके पास स्पेसिफिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो इमिट होती है, रेडिएशन बेसिकली लाइट की फॉर्म ही, तो वो इमिट्स होती हैं। तो उनका तो इस तरह आप जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब एटम्स में से ना जो स्पेक्ट्रम निकलता है, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो उन सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे आप जो है वो उनको सीरीज़ की फॉर्म में जो है वो स्पेक्ट्रम को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस वजह से आपके पास डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि आपके पास स्पेक्ट्रल सीरीज़ जो है वो कैसे डिफाइन हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर हाइड्रोजन को आज हमने एक्सप्लेन करना है। तो हाइड्रोजन क्योंकि उसके अंदर जैसे स्टार्ट में बताया था कि एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास एक सिंपल मॉडल दे देता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए। तो ये बेसिक मॉडल है, तो इससे फिर हमारे पास दूसरे एटम्स की स्टडी के लिए आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास स्पेक्ट्रम आता कैसे है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से। जैसे कि बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांजिशन करते हैं, यानी वो ट्रांसफ़र होते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल के दरमियान, तो तब ही आपके पास जो है वो रेडिएशन इमिट जब एब्जॉर्ब होती हैं, तो इसकी वजह से आपके पास स्पेक्ट्रम आता है। तो जैसे कि अभी बताया कि आप रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर सीरीज़ बनाई गई, क्योंकि आपके पास जो रेडिएशन निकलती हैं उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो उन्हीं सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे जो है वो सीरीज़ बनाई गई। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बामर, उन्होंने एक फार्मूला दिया कि किस तरह हम सीरीज़ जो है फाइंड कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, जो कि उन्होंने बेसिकली जो विजिबल रीजन के लिए जो है वो सीरीज़ दी थी। और उसके लिए वेवलेंथ का फार्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू 364.4 मल्टीप्लाई n² और ये किस मेजरमेंट जो है वो लैम्डा की किस में है, नैनोमीटर के अंदर। तो और यहाँ पे लेवल n इक्वल टू है 3, 4 अप टू 100। तो ये जो है वो बामर ने दी थी हाइड्रोजन एटम के लिए, एक दिया था फार्मूला समझ लें, दिया था कि कैसे हम हाइड्रोजन के लिए डिफरेंट विजिबल रीजन के अंदर स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो एक और साइंटिस्ट आए, राइडबर्ग बामर,
उन्होंने एक फार्मूला दिया था, उन्होंने क्या किया था, बामर फार्मूला को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था और एक फार्मूला दिया जिसके थ्रू अब आप सिर्फ विजिबल रीजन के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस को नहीं बल्कि बहुत सारे रीजन्स की उनके एटॉमिक हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल के अलावा इंफ्रारेड रीजन भी आता है, तो उन सबको एक्सप्लेन कर सकता है ये फार्मूला है कि आपके पास 1/λ इज इक्वल्स टू आर इंटू 1/p² माइनस 1/n²। अब ये आपके पास बेसिकली जो है वो इक्वेशन बनेगी राइडबर्ग बार्मर फार्मूला की। इसी के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट पी और एन की वैल्यूज़ पुट करके डिफरेंट स्पेक्ट्रम निकालने हैं। तो आपके पास बेसिकली एटॉमिक हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम हैं वो कितने आ रहे हैं, कितनी सीरीज़ के अंदर आ रहे हैं। तो अब इसी फार्मूला के बेसिस पे हम जो है डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस को जो है एक्सप्लेन करेंगे। ये ऊपर वाला राइडबर्ग पिछले वाला ही है तो इसको ये दोबारा रिपीट हो गया। यहाँ पे देखें आप, आपके पास सबसे पहली सीरीज़ कौन सी आ रही है। अब बेसिकली आपके पास यहाँ पे सीरीज़ जो है वो टोटल 5 हैं। एक पहली वाली जो सीरीज़ है जो हम पढ़ेंगे लाइमन सीरीज़, ये अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर एग्जिस्ट करती है। फिर इसके बाद बामर जो है वो विजिबल रीजन के अंदर, और बाकी जो 3 सीरीज़ बचती हैं वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो आपके पास टोटल जो रीजन आते हैं वो 3 रीजन होते हैं, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। तो सबसे पहले लाइमन सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये किस स्पेक्ट्रम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रेंज के अंदर। और यहाँ पे अब आपके पास ट्रांजिशन कैसे होंगी, आपने इसी जो मैंने आपको अभी बताऊंगी सीक्वेंस, उसी भी सीक्वेंस से याद रखना है ताकि आपको पता चले कि हमने पी की वैल्यूज़ कैसे कैसे वेरी करनी है। क्योंकि आपके पास बेसिक फार्मूला के अंदर पी और एन ही हैं, तो पी और एन की वैल्यूज़ जो हमने वेरी करनी है तो आपके पास डिफरेंट सीरीज़ आएंगी। अब जैसे कि यहाँ पे वेवलेंस, अब हम वेवलेंस की फॉर्म में बता रहे हैं तो हम बताते हैं कि इट इंक्लूड्स ट्रांजिशन वेयर द फाइनल एनर्जी लेवल इज पी इज इक्वल्स टू 1। अब आपके पास यहाँ पे जहाँ फाइनल एनर्जी लेवल 1 होगा, अब n की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। n की वैल्यू आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जैसे कि आगे मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो इनको वेरी करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखें कि हमने p की वैल्यू 1 ली और n की वैल्यू जो है वो 1 से आगे 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे होगा क्या कि आपके पास अगर ट्रांजिशन होगी 2 से 1 लेवल पे, यानी आप 2 लेवल से 1 लेवल पे आ रहे हैं, तो एनर्जी लेवल पे आ रहे हैं, तो आपके पास जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी लॉन्गेस्ट। लेकिन फिर अगर आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो वेवलेंथ शार्ट होती जाएगी, पहले से 3 के लिए उससे शार्ट, 4 के लिए उससे शार्ट, तो आगे आप इन्फिनिटी पे पहुंच जाएं तो इन्फिनिटी पे क्या होगा कि आपके पास सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी। तो इसी तरह हम हर स्पेक्ट्रल सीरीज़ के लिए बताते हैं। लाइमन के लिए अभी हमने बता दिया। अब बामर जो है, लाइमन हमने बताया था कि वो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। बामर सीरीज जो आपके पास बामर सीरीज़ है ये किसके अंदर है, विजिबल रीजन के अंदर। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि बामर फार्मूला बेसिकली जो दिया गया था वो विजिबल रीजन के लिए दिया गया था। तो विजिबल लाइट जो इमिट होगी उसके लिए आपके पास बामर सीरीज होती है। इसकी वेवलेंथ्स कैसे हैं कि आपके पास फाइनल एनर्जी लेवल जो है वो p इज इक्वल्स टू 2 है। अब n क्या होगा, आपने याद रखना है कि p इक्वल टू 1 था तो n की वैल्यू 1 से आगे एक 1 ऐड कर दिया था और फिर उससे आगे 2, 3, 4। इसी तरह यहाँ पे p इक्वल टू 2 है तो आपने 2 से आगे 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन करते जाना है। तो आपके पास फार्मूला सेम रहेगा, राइडबर्ग बामर फार्मूला, सिर्फ आपने यहाँ पे p और n की वैल्यूज़ जो है वो चेंज करनी है। तो यहाँ पे आपके पास अब कौन सी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी और शॉर्टेस्ट कब आएगी, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अब आएगी 3 से 2 लेवल के दरमियान ट्रांजिशन पे। और अगर आप जो n की वैल्यू है वो बढ़ाते जाएंगे तो वेवलेंथ जो है वो आपके पास शार्ट होती जाएगी और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप n की जो वैल्यू है वो इन्फिनाइट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी। अब आपको एक सीक्वेंस बता देती हूँ कि आपने जैसे अभी पहले लाइमन पढ़ा, फिर बामर, और फिर आगे आता है पास्टन, ब्रैकेट, और फिर आती है फंड सीरीज। तो इसी सीक्वेंस में याद रखना है। इसी सीक्वेंस में आपके पास p की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पहले 1 थी, 2 थी, अब आगे आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि दिखाया है, अब मैंने आपको बता दिया था कि पहले अल्ट्रावायलेट, फिर थी जो बामर सीरीज़ है वो विजिबल के अंदर। अब आगे नेक्स्ट जितनी भी सीरीज़ आ रही हैं, पास्टन, ब्रैकेट और फंड सीरीज़, ये तीनों सीरीज़ जो हैं ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर है। यहाँ पे आप इन सब के साथ स्पेक्ट्रम जो लिखेंगे वो लिखेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे वेवलेंथ जैसे कि बताया था कि आपके पास p की वैल्यू आपने इसी सीक्वेंस से याद रखनी है। तो पहले 2 के लिए 1 और 2 थी और अब ये जो तीसरी सीरीज़ है पास्टन सीरीज, इसके लिए आपके पास p इज इक्वल टू 3 है। तो n क्या होगा, p से एक नंबर आगे और फिर अप टू सो ऑन, तो 3 से आगे है 4। यहाँ पे गलती से ये 3 रिपीट हो गया तो आपने यहाँ पे 3 नहीं लिखना, 4, 5 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या होगा कि आप इसी तरह इनकी ट्रांजिशन चेक करेंगे शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट के लिए। सेम आपके पास ब्रैकेट सीरीज़ के अंदर
बी यही होगा, इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई कर रही है और आपके पास जहाँ पे भी जो पी की वैल्यू है वो 4 होगी और फिर आगे यहाँ पे भी चेंज कर लीजिएगा 5, 6 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे इस तरह आपके पास जो है वो स्पेक्ट्रम बनेगा, ट्रांजिशन होगी और शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जैसे कि पहले बताई कैसे आएंगी, सेम उसी तरह ही आएंगी। और फंड सीरीज़ के लिए देखें तो इसके लिए अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे P4 था, अब यहाँ पे P5 होगा। अब P = 5 है तो आगे N क्या होगा, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आपने कर लेनी है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे वही नंबर रिपीट हो गया, तो उसी नंबर पे तो आपके पास ट्रांजिशन नहीं आनी, आपने यहाँ पे N = 5 भी हटा देना है, इसी तरह N = 4 से एक नंबर आगे आपके पास जो है वो N आएगा। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था, नोट डाउन कर।